ओके स्टूडेंट्स, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड बिलीव मी, ये बहुत ही आसान चैप्टर है. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर. कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा आपको ये चैप्टर पढ़ते टाइम. ठीक है, देखा जाए तो टेक्निकली ये साइंस का चैप्टर ही नहीं है. दिस इज जनरल स्टडी रिलेटेड स्टफ. इस चैप्टर का नाम क्या है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. तो नाम से क्लियर है कि इस चैप्टर में हम फूड से रिलेटेड बात करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, फूड हमें कैसे कैसे मिलता है? एक तो आप देख सकते हो एग्रीकल्चर से मिलता है. एग्रीकल्चर से, ठीक है, एग्रीकल्चर से हमें वीट, राइस, मेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब मिलते हैं. फिर एनिमल्स, एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है स्टूडेंट्स. ठीक है, फिश को तो हम ऐसे ही खाते हैं, चिकन को भी ऐसे खाते हैं, उससे एग भी मिलता है. फिर काऊ से मिल्क मिलता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या चीजें की जा सकती हैं जिससे फूड का प्रोडक्शन जो है वो और बढ़ जाए. ठीक है, या क्या चीजें आज तक की गई हैं जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़ा है. ठीक है, ये दोनों ही चीजें. तो स्टूडेंट्स, फूड के प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं. मतलब अभी फूड का प्रोडक्शन जो है वो कम है, और बिल्कुल कम है स्टूडेंट्स. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूख का शिकार है. इतना खाना नहीं है कि वो फूड ऑब्टेन कर सके. और हमारे देश की बात क्यों करूं मैं, पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर यह सीन है. और उसका एक कारण यह भी है कि जो फूड हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है. राइट स्टूडेंट्स, ठीक है. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन आवर कंट्री, एंड नॉट इन ओनली आवर कंट्री, बल्कि दूसरे देशों में भी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हालांकि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और इफेक्टिव स्टेप है जो इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी लिया गया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. देखो, ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी पुअर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरिगेशन, इंप्रूव्ड सीड्स एक्सेट्रा. तो आप समझ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन एक प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, और डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट ने भी अपने अपने देशों में चलाया था. और उसमें क्या किया जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से, प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करा के, इंप्रूव्ड सीड्स प्रोवाइड करा के एग्रीकल्चर को और इफेक्टिव बनाया जाता है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा हो सके, ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा सके. ठीक है, और इससे बहुत फायदा हुआ भी है स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर स्टूडेंट्स, व्हाइट रिवोल्यूशन. इंडिया में व्हाइट रिवोल्यूशन चलाया गया था हमारे गवर्नमेंट द्वारा, ताकि इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके. व्हाइट रिवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया. दिस प्रोग्राम मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स, ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ये भी चलाए गए. तो इन सब रिवोल्यूशन का नाम भी आप देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है. ब्लू रिवोल्यूशन. ब्लू पानी का कलर होता है. पानी से हमें कौन सा फूड मिलता है? फिश. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ब्लू रिवोल्यूशन में क्या किया गया था. कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए थे, ऐसे स्टेप्स लिए गए थे ताकि फिशिंग को बढ़ावा मिले, और उससे हमें जो फिश मिलती है वो और ज्यादा अमाउंट में मिले. ठीक है. व्हाइट रिवोल्यूशन जो था, उसका नाम व्हाइट रिवोल्यूशन क्यों था वो भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मिल्क जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है. देखो, येलो रिवोल्यूशन जो है वो ऑयल के प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो येलो रिवोल्यूशन में ऐसे स्टेप्स लिए गए थे ताकि ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके. जैसे आप ये फोटोग्राफ देखो, ये मस्टर्ड प्लांट्स हैं. मूवीज में देखे होंगे आपने, मस्टर्ड प्लांट्स, उसके येलो फ्लावर्स होते हैं जिससे मस्टर्ड ऑयल निकलता है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जो येलोइश कलर के होते हैं, या वो जिन प्लांट्स से निकलते हैं उनमें येलो कलर होता है. ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं जिससे फूड का प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ा है, लेकिन अभी और बढ़ाने की भी जरूरत है. तो यही जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, आप फॉर्मली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सबसे बेसिक बात करेंगे कि फूड हमें चाहिए क्यों. बिकॉज फूड गिव्स न्यूट्रिएंट्स. सही बात है स्टूडेंट्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें फूड से? आपको पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स नेसेसरी फॉर लाइफ एंड ग्रोथ। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे लाइफ और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमें नहीं मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और ये सब हमें कहां से मिलते हैं? फूड से। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फूड, एंड दैट टू हेल्दी फूड। सोर्सेज ऑफ फूड। फूड का क्या सोर्स है, कहां से हमें फूड मिलता है? एक तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर से मिलता है, ये मेजर सोर्स है फूड का, एग्रीकल्चर, आप समझते हो। दूसरा, एनिमल से भी फूड मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसको लाइफ स्टॉक भी बोलते हैं। जैसे काऊ से हमें मिल्क मिलता है स्टूडेंट्स, चिकन को तो लोग ऐसे ही खाते हैं, फिश को भी लोग ऐसे खाते हैं, कई सारे जानवरों को लोग ऐसे ही खाते हैं, ठीक है। तो एनिमल से मिलता है, उनकी भी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? इंडिया इज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री। ये तो आपने बचपन से सुना होगा स्टूडेंट्स कि इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो लोग हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री, बट स्टिल लैक ऑफ फूड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब बहुत आश्चर्य की बात है कि ज्यादातर लोग इंडिया में एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते हैं, तब भी इंडिया में फूड की प्रॉब्लम है। क्यों है ऐसा स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो हम फूड तो बहुत प्रोड्यूस करते हैं अपने देश में, लेकिन हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग होते जा रहे हैं हमारे देश में, लेकिन अब फूड प्रोडक्शन उतने जल्दी जल्दी बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। जितने जल्दी लोग बढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उतने जल्दी जल्दी हम फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे। दैट इज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो है इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। फूड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। ऑब्वियस सी बात है, फूड की कमी है तो फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, एक्सेस ऑफ फूड टू पीपल। अच्छा, देखो स्टूडेंट्स, कई जगह पर यह प्रॉब्लम भी है कि फूड तो है लेकिन वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, खासकर गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो यह भी तो जरूरी है कि जो फूड प्रोड्यूस हो वो लोगों को मिल सके, लोगों तक पहुंच सके, तभी तो उस फूड का कोई मतलब है। तो बहुत सारी जगह पे इंडिया में यह भी प्रॉब्लम है। थर्ड, पीपल शुड हैव एनफ मनी टू बाई फूड। अच्छा, अब बहुत जगह ये प्रॉब्लम है, फूड है, लोगों तक पहुंच भी गया, लेकिन लोगों के पास मनी नहीं है उसको फूड को खरीदने के लिए, पैसे नहीं है खरीदने के लिए, वो इतने गरीब हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें ये चाहते हैं हम कि सबको फूड मिल सके हमारे देश में और सारी दुनिया में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, पहले तो इतना फूड बनाए ताकि सब लोग खा सके। दूसरा, सब लोगों तक फूड पहुंचाएं। और तीसरा, सब लोगों के पास इतने पैसे हों ताकि वो फूड खरीद के उसको खा सके। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। किन किन टाइप के क्रॉप्स होते हैं? सीरियल्स जैसे वीट, राइस, मेज, मिलेट, सरगम, ये सब जो है वो सीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं, सीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, उसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें मिलता है इन सीरियल्स से। फिर दूसरा मेजर टाइप ऑफ क्रॉप होता है पल्सेस। ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पीजन ग्राम, लेंटिल, ये दाल वगैरह जो भी होती है ना, मूंग दाल, चने की दाल, ये सब जो है वो पल्सेस कैटेगरी में आती है। इनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है। प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड सीड्स, ये तीसरे टाइप के क्रॉप्स होते हैं, जैसे सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लीन सीड, सनफ्लावर। इन सबसे हमें ऑयल मिलता है जो कुकिंग वगैरह में यूज होता है स्टूडेंट्स। इससे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है? फैट्स। फिर स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये क्रॉप्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर फोडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो एनिमल्स को खिलाने के लिए उगाए जाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है, वो बहुत यूजफुल एनिमल है, तो उसको खिलाने के लिए भी कुछ क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे, तो उनको बोलते हैं फोडर क्रॉप्स फॉर एनिमल्स। जैसे उसके एग्जांपल है बरसीन, ओट्स, सुगर ग्रास, दीज आर फॉर एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि किस किस टाइप के क्रॉप्स होते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है। सीरियल्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड्स, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स। अब क्रॉप सीजन, देखो हर क्रॉप को ग्रो करने का अपना सीजन होता है। डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। देखो हर क्रॉप जो है उसको ग्रो करने के लिए अलग कंडीशन चाहिए होती है,
किसी को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को कम टेम्परेचर चाहिए, किसी को ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, किसी को कम मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो सबको अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हर क्रॉप को अलग सीजन में ग्रो किया जाएगा, जो सीजन उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। डिफरेंट फोटो पीरियड्स चाहिए होता है क्रॉप्स को, हर क्रॉप को डिफरेंट फोटो पीरियड चाहिए होता है। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। मतलब कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको दिन में 10 घंटे सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको दिन में 5 घंटे ही सनलाइट चाहिए, कुछ ऐसे क्रॉप है जिनको दिन में 7 घंटे सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए उनको समर में ग्रो कराना पड़ेगा, जिनको कम सनलाइट चाहिए उनको विंटर में ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक। तो बोलने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हर क्रॉप का अपना एक सीजन होता है। इंडिया में बेसिकली 2 सीजन्स होते हैं क्रॉप्स के, 2 सीजन्स, एक है खरीफ सीजन और एक है राबी सीजन, ठीक। कुछ क्रॉप्स खरीफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं और कुछ राबी सीजन में। खरीफ सीजन जो है वो जून से अक्टूबर का टाइम होता है, जो कि रेनी सीजन होता है, जब मॉनसून आता है और बहुत सारी बारिश लाता है, ठीक है। जून से अक्टूबर का उस सीजन को बोलते हैं खरीफ सीजन। और जो बच गया नवंबर टू दिसंबर, उसको राबी सीजन बोलते हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, खरीफ सीजन में वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिनको ज्यादा पानी चाहिए, रिक्वायर मोर वाटर, मोर वाटर। ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं क्योंकि जिनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि उस टाइम तो बारिश का सीजन है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पानी मिल जाएगा क्रॉप्स को। राबी सीजन में वैसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं जिनमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ही मैंने यहां पे लिखे हैं, देखो पैडी, पैडी बेसिकली रेफर्स टू राइस। राइस को तो बहुत हैवी अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, इसलिए उसको तो रेनी सीजन में ही ग्रो करते हैं, खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। फिर है सोयाबीन, पीज एंड पीज, मेज, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। राबी सीजन के कुछ एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड्स। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो अब हमने कुछ बेसिक बातें एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ ली हैं कि कैसे कैसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, किन सीजन में उगाए जाते हैं। नाउ विल कम टू द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को कैसे इंक्रीज किया जाए। क्रॉप यील्ड का मतलब समझते हो आप स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज करो आपके पास ये लैंड है जिसमें आप फार्मिंग करते हो, ठीक है, ठीक है। सपोज करो इसमें आपने 100 केजी राइस उगाया एक साल में, एक साल में 100 केजी राइस उगाया। अगर आप दूसरे साल में 150 केजी राइस उगाते हो, नेक्स्ट ईयर में फिर से एक साल में 150 केजी राइस उगाते हो, तो हम बोलेंगे क्रॉप यील्ड बढ़ गई, क्रॉप यील्ड बढ़ गई। क्रॉप यील्ड बढ़ाने का मतलब होता है कि उतने ही जगह में, उतने ही लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करना। उतने ही लैंड में अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बोलते हैं यील्ड बढ़ी, यील्ड बढ़ी, ठीक है। आप समझ रहे बात? अगर आपने बड़ी जगह ले लेते और तब 150 केजी राइस प्रोड्यूस करते एक ईयर में, तो वो फिर यील्ड नहीं बढ़ी। उतने ही लैंड में आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया उतने ही टाइम में, तो यील्ड बढ़ गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यील्ड इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन increases from same amount of land, from same amount of land in same period of time, in same period of time। जैसे इंडिया में क्रॉप की यील्ड बहुत बड़ी है 1960 से 2004 के बीच में, इस 40 to 45 ईयर्स के बीच में बहुत ज्यादा यील्ड बढ़ी है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड 25%, ठीक है। इस 40 साल के दौरान में एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें सिर्फ 25% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन जो है वो 400% हुआ है, यानी 4 टाइम्स फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि यील्ड जो है वो बढ़ी है। कैसे बढ़ी है यील्ड, उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम आगे भी उन्हीं रीजंस को इंप्लीमेंट कर सके और यील्ड को और बढ़ा सकें। तो 3 मेजर रीजंस हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स, 3 रीजंस हैं जिनके कारण क्रॉप की यील्ड बढ़ी है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, इसका मतलब है कि जिन क्रॉप्स को हम ग्रो करवा रहे हैं, जिन क्रॉप्स को हम यूज कर रहे हैं वो अच्छे हैं, वो गुड है, वो गुड है, ठीक है। हम अच्छे क्रॉप्स पिक कर रहे हैं ग्रो करने के लिए,
ठीक है, उनके सीड्स जो हैं वो अच्छे चूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो हमने की। फिर क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, उसके बाद जब ये क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उस टाइम मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, ठीक है। क्या स्टेप्स है वो सब हम देखेंगे डिटेल में। और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर क्रॉप्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों से प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि क्रॉप को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब ये जो 3 टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसी होती है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव किया जाता है और क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पे 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इन पॉइंट्स के हेल्प से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो क्रॉप हम यूज कर रहे हैं वो अच्छी वैरायटी का है, अच्छी वैरायटी का है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहला पॉइंट देखें, गुड एंड हेल्दी सीड्स। अब देखिए इस फोटोग्राफ में एक फार्मर जो है वो सीड्स स्प्रेड कर रहा है इस फील्ड में। अब ये सीड्स अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तभी तो इससे निकलने वाले क्रॉप्स हेल्दी होंगे और उनमें लगने वाले जो फूड सब्सटेंस होंगे जैसे सीरियल्स या पल्सेस वो हेल्दी होंगे, सही। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक और सिंपल से काम करने की जरूरत है कि हम गुड और हेल्दी सीड्स का यूज करें, ठीक है। सीड्स अगर हेल्दी होंगे तो आगे जाके क्रॉप्स भी अच्छे होंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं या फिर जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ये दोनों क्या चीज है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। इन दोनों में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, मतलब इसमें साइंटिस्ट लोग का दिमाग यूज हुआ है इन दोनों एक्टिविटीज में। पहले वाला जो पॉइंट है वो तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे कि सपोज करो वीट ग्रो करना है हमें, ठीक है। तो वीट आपने देखा होगा अलग अलग वैरायटीज की होती हैं। कई बार आपको पता नहीं चल सकता है क्योंकि डिफरेंस बहुत थोड़ा सा होता है, बट वीट बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का वीट कैसे होता है, क्योंकि क्रॉप जो है वीट के वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं। जैसे मान लो एक वैरायटी 1 है, क्रॉप 1 की वैरायटी है और एक दूसरी क्रॉप 2 वैरायटी है, ठीक है, ठीक है। ये जो वैरायटी है इसकी प्रॉपर्टी है हाई यील्ड, हाई यील्ड। लेकिन ये जो दूसरी वैरायटी है उसकी प्रॉपर्टी है लो यील्ड। इसका कहने का मतलब है स्टूडेंट्स की मान लो आपने इस पहली वैरायटी के 10 क्रॉप्स उगाए और दूसरी वैरायटी के भी 10 क्रॉप्स उगाए, तो इससे आपको ज्यादा वीट मिलेगा और इससे कम वीट मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं लो यील्ड है इसकी और इसकी हाई यील्ड है, ठीक है। तो आप सोचेंगे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम ये वाला क्रॉप यूज करेंगे पहले वाला, बट इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी है हाई रेसिस्टेंस टू डिजीज, हाई रेसिस्टेंस टू डिजीज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो वैरायटी है क्रॉप की उसमें आसानी से कोई डिजीज लग सकता है, जबकि ये जो वैरायटी है उसमें आसानी से कोई डिजीज नहीं लगेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सेकेंड क्रॉप के लिए एडवांटेज है क्योंकि इसमें आसानी से कोई डिजीज नहीं लगेगा। पहले वाले में आसानी से कोई डिजीज अगर लग गया तो पूरी की पूरी फसल ही खराब हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप समझ रहे होंगे कि हम ये चाहेंगे कि हमारे पास ऐसा क्रॉप हो कोई जिसके पास ये दोनों अच्छी प्रॉपर्टीज हो, ये दोनों अच्छी प्रॉपर्टीज हो। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन का रोल आता है। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ये जो क्रॉप 1 है उसका सीड लेते हैं, ये जो क्रॉप 2 है उसका भी सीड लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों को कुछ साइंटिफिक प्रोसेसेस से गुजारते हैं और उसके हेल्प से एक तीसरे टाइप का सीड प्रोड्यूस करते हैं, तीसरे टाइप का सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये एक अलग ही वैरायटी है, ये एक अलग ही वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी है, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप, ठीक है। ये एक ऐसी वैरायटी बन के आती है जिसमें पहले क्रॉप की अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है और दूसरे क्रॉप की अच्छी प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब ये एक ऐसे वैरायटी का सीड बन के आ गया है स्टूडेंट्स कि इससे जब क्रॉप उगेगा तो उसका यील्ड हाई होगा और हाई रेजिस्टेंस टू डिजीज होगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ये एक अच्छा सीड है, इसमें सारे अच्छे गुण हैं, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस हमने किया दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये जो प्रोसेस हमने किया उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो सीड बना है नए टाइप का, या फिर ये जो नए टाइप की वैरायटी बनी उसको बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड वैरायटी। ठीक है, तो इसको मिक्स्ड वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज में पहले वाले क्रॉप की है और कुछ दूसरे वाले क्रॉप की। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। प्लीज नोट द वर्ड क्रॉस ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विथ गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स, जैसा कि हमने बात किया स्टूडेंट्स। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में जिन दो क्रॉप्स को ब्रीड करते हैं या मिक्स करते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं या डिफरेंट जीनस के भी हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज या जीनस क्या होता है ये सब हम डिफरेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात ये बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से हम न्यू वैरायटी जनरेट करते हैं, क्रॉप की न्यू वैरायटी जनरेट करते हैं जो सुपेरियर होती है, बेटर होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखेंगे कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट क्या है। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे अगर हम हमारी बात भी करें तो उनके बॉडी में जीन्स होते हैं। जीन्स एक ऐसी चीज होती है जो उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करती है, डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर एक आदमी की ही बात की जाए तो वो जो आदमी है वो टॉल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, वो ब्लैक कलर का भी हो सकता है और व्हाइट कलर का भी हो सकता है, मतलब गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। ठीक है, और वो थिन भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है एक आदमी की। तो ये प्रॉपर्टीज किन चीजों पे जनरली डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि उस आदमी के अंदर जीन्स कैसे हैं। ठीक है, कैसे जीन्स। ठीक है, अगर उसके जीन्स ऐसे हैं कि वो उसको टॉल बनाना चाहते हैं तो वो आदमी टॉल होगा, लेकिन अगर उस आदमी के जीन्स ऐसे हैं कि वो उसको छोटा बनाना चाहते हैं तो वो शॉर्ट होगा। ठीक है, जैसे जो अफ्रीकन लोग होते हैं उनके जीन्स ऐसे होते हैं कि उनका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, जो यूरोपियन लोग होते हैं उनके जीन्स ऐसे होते हैं कि वो व्हाइट हो जाते हैं एंड सो। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो होता है उसकी जीन्स से ये डिसाइड होता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिसाइड्स दी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जीन्स जो है वो क्या चीज है और क्या नहीं, ये हायर क्लासेस में और डिटेल में बायोलॉजी में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी उसको की ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हां, अगर इस आदमी के जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाए तो उस आदमी की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है। ठीक है, आप समझ लो, जैसे कोई आदमी है उसमें ऐसे जीन्स थे जो उसको टॉल बनाते थे। ठीक है, लेकिन बचपन में अगर साइंटिस्ट लोग उसके जीन्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, उसके जीन्स को ऐसा कर दें कि वो उसको शॉर्ट बनाने लगे तो वो आदमी जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, आप समझ रहे हो? तो वैसा ही कुछ प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ किया जाता है। ठीक है, कोई क्रॉप है, मान लो वीट का ही क्रॉप है। ठीक है, तो उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी और वो प्रॉपर्टीज किसके कारण है स्टूडेंट्स? जीन्स के कारण है। ठीक है, तो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड से साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उन जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं। जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं इस तरीके से ताकि उस क्रॉप की अच्छी प्रॉपर्टीज तो रह जाए, गुड प्रॉपर्टीज जो है वो रह जाए, और जो उसकी बैड प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाए। आप समझ रहे हो? क्रॉप्स की जो प्रॉपर्टीज है वो क्रॉप्स के जीन्स पे डिपेंड करेगी। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसके सीड में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि जीन्स मॉडिफाई हो जाए, इस तरीके से मॉडिफाई हो जाए कि उस क्रॉप की अच्छी प्रॉपर्टीज तो रिटेन हो जाए और बुरी प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाए, तो वो क्रॉप हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट हम क्या करते हैं,
In genetic improvement, genes of a crop are modified so that desired properties are retained and undesired properties are suppressed. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इससे अब जो नया क्रॉप हमें मिलेगा वो एक बेटर वैरायटी का होगा, बेटर वैरायटी का होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि टू स्टार्ट विथ हमें क्या करना चाहिए, अच्छे वैरायटी का क्रॉप सिलेक्ट करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि पहले तो हम सीड ही अच्छे लें, हेल्दी सीड्स लें, ठीक है। दूसरा, नए टाइप के मोर इंप्रूव सीड्स बनाएं यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन और यूजिंग जेनेटिक इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज टू बी पोजेस्ड बाय इंप्रूव्ड सीड्स, तो हमने अभी भी देखा स्टूडेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन से या फिर जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हम बेटर क्वालिटी के सीड्स बना सकते हैं, बेटर क्वालिटी के सीड्स बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो बेटर क्वालिटी के सीड्स हम बनाते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम थोड़ा स्टडी करने वाले हैं, ठीक। हमने देखा ना स्टूडेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हम नए वैरायटीज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग साइंस। तो जो नए वैरायटी के क्रॉप्स या सीड्स बन के आएंगे उनके पास क्या अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनका एक लिस्ट मैंने यहां पे लिखा है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे दैट इज हाई यील्ड। ये तो आप समझ ही रहे कि जो नए इंप्रूव्ड सीड है उनकी यील्ड हाई होनी चाहिए, मतलब कम क्रॉप भी लगाएं, लेस क्रॉप भी अगर हम लगाएं तो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, सही है, प्रोडक्शन हाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जैसे कि मान लो राइस है, पल्सेज है, या जो भी फूड हमें फाइनली मिल रहा है उन क्रॉप्स से, वो इंप्रूव्ड क्वालिटी के होने चाहिए, वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए। अब ज्यादा अच्छे होने का मतलब होता है कि उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ज्यादा प्रोटीन्स हो, ज्यादा विटामिन हो, ज्यादा मिनरल्स हो, सही बात है। तीसरा पॉइंट है बायोटिक रेसिस्टेंस। अब ये बायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है, बायोटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्टूडेंट्स बायोलॉजी में बार बार देखने को मिलेगा। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, और ए बायोटिक वर्ड भी होता है एक, वो भी बार बार देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के कारण उसको फेस करनी पड़ रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो नॉन लिविंग थिंग्स के कारण उसको फेस करनी पड़ रही है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिम्स के कारण कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे डिजीजेस, ठीक है। जैसे किसी भी क्रॉप में डिजीज हो सकता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिम्स या ड्यू टू इंसेक्ट्स। हमारी बॉडी में भी यही होता है स्टूडेंट्स, हमें भी बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिम्स या इंसेक्ट्स। वैसे क्रॉप्स को भी डिजीज हो सकते हैं, वैसा हो गया तो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है डिजीज वाली, वो तो आप देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिम्स के कारण है ना, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के कारण भी क्रॉप्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, फ्रॉस्ट है, वाटर जम गया कहीं पर, तो उसके कारण हो सकता है प्लांट खराब हो जाए। सैलिनिटी मतलब एक्सेस सॉल्ट है, मतलब प्लांट जहां पे लगा हुआ है वहां का जो वाटर है उसमें एक्सेस सॉल्ट है, तो इसको बोलेंगे सैलिनिटी। तो ये सब टाइप की अगर प्रॉब्लम प्लांट को फेस करनी पड़ रही है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, सही है ना स्टूडेंट्स, ठीक। तो बायोटिक रेसिस्टेंस होने का मतलब है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिम्स वाली प्रॉब्लम है उसको फेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए क्रॉप्स में, ठीक है। रेसिस्टेंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिम्स। बायोटिक रेसिस्टेंस का मतलब है रेसिस्टेंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिम्स, मेनली डिजीजेस, ठीक है, सही है ना। अगर जो हमारे पास क्रॉप है उसके पास डिजीजेस से फाइट करने की शक्ति है तो अच्छा है, उसमें डिजीज आसानी से नहीं होंगे। ए बायोटिक रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, ये भी सही बात है। रेसिस्टेंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ड्राउट, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो क्रॉप्स हमने बनाए हैं वो हर टाइप की प्रॉब्लम्स में सरवाइव कर सके, हर टाइप की प्रॉब्लम से फाइट कर सके, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक प्रॉब्लम हो, ठीक। Then the next point is very important once again, less maturity duration। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर कोई क्रॉप 2 महीने में ही
ग्रो कर जाता है तो अच्छी बात है ना, और मान लो 5 महीने में ग्रो करता है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। 2 महीने में ग्रो करा तो हम बोलेंगे लो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसका, ठीक है। तो उससे क्या फायदा है? लेस कॉस्टिंग, ऑब्वियसली 2 महीने तक ही उस क्रॉप की सेवा करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी सिर्फ 2 महीने के लिए, तो कम कॉस्टिंग आएगी, सही है। एंड मोर राउंड्स ऑफ क्रॉप्स, ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो 2 महीने में ही वो क्रॉप रेडी हो गया, तो अब 2 महीने बाद आप कोई दूसरा क्रॉप लगा सकते हो, ठीक है। अगर 5 महीने में क्रॉप रेडी होता है तो 5 महीने तक आप कोई दूसरा क्रॉप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्रॉप 2 महीने में रेडी हो रहा है तो 5 महीने में तो आप उसको 2-3 बार ग्रो कर लोगे ना, ठीक है। तो मोर राउंड्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ठीक है। तो हम चाहते हैं लेच मैच्योरिटी ड्यूरेशन हो, जल्दी से जल्दी सीड लगाने के बाद क्रॉप ग्रो हो जाए और उसमें फूड हमें मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स।